हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अक्टूबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण हम लोग पढ़ रहे थे। पहले जितनी भी चर्चाएं हुई हैं अक्टूबर महीने के ही करंट पर चर्चाएं हुई हैं, तो आगे इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लें। तो विपणन विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है। तो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग, यहाँ देख लीजिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार के द्वारा एमएसपी तय किया जाता है। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो दूसरा आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये होता क्या है कि जो भी किसान होते हैं भारत में, तो जो कोई भी चीज का उत्पादन अगर करते हैं तो उत्पादन करते हैं और उत्पादन में जितना लागत आता है तो उस लागत के हिसाब से सरकार एमएसपी तय करती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चावल उपजा रहा है या गेहूं उपजा रहा है, मान लीजिए कि उसकी लागत अगर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुई, तो मिनिमम 1.5 गुना उसका जितना खर्च हुआ उसका 1.5 गुना पैसा उस किसान को निकलना चाहिए। तो सरकार इस चीज पर ध्यान देती है। सरकार कहती है कि किसान को अप्रिसिएट करती है। सोचिए कि अगर किसान चावल और गेहूं वगैरह ना उपजाए तो निकट भविष्य में खाने के लिए आफत पड़ जाएगा, भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को उपजों की लागत से न्यूनतम 1.5 गुना रखने की 2018-19 में केंद्रीय बजट में नीति का घोषणा किया गया था। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रेट देख लीजिए। गेहूं का कितना है, तो गेहूं का 24-25-25-26 में 2425 रुपए, जौ का, चना, मसूर, रैपसीड, सरसों एवं कुसुम, ये सबका रेट आप देख लीजिए। एक बार मोटा मोटी ध्यान रहेगा कि सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में चना का कितना घोषित किया गया है, गेहूं का कितना घोषित किया गया है। अगला एक और चलते हैं कि गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को सरकार ने हटा दिया है। एक और मेन टॉपिक है कि ब्रिटेन में कोयला चालित, याद ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में कोयला चालित अंतिम विद्युत संयंत्र भी अब बंद हो गया है। यानी ब्रिटेन में अब कोई भी कोयला के द्वारा बिजली कहीं पर भी नहीं बनता है। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले 1882 ईस्वी में लंदन में ही कोयले के आधार पर विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इंग्लैंड में अब कोई भी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र नहीं है। जो अंतिम जो फैक्ट्री था, ये अंतिम जो संयंत्र था, उसका नाम रैट क्लिफ ऑन शोर, याद रखिएगा, 1967 से में चालू हुआ था और लगातार चलते चलते वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। अब ब्रिटेन पूरी तरीके से नवीकरणीय स्रोत पर डिपेंड हो गया है। यानी कोयला वगैरह जला उला के अब वो वहां पर बिजली नहीं बनाता है। एक और चीज है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर है, आप देख लीजिएगा। जैसे कि ये HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो वो HAL है। यहाँ याद रखने की आवश्यकता है। और जान लीजिए कि अब देश में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है, 14 हो गई है। तो ये यहाँ याद रखने की आवश्यकता है, देश में महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है और वही नवरत्न कंपनियों की संख्या घटकर अब
24 हो गई है। तो आपके मन में होगा कि सर ये महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं, ये नवरत्न कंपनियां कौन सी होती हैं। तो जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें नॉर्मल याद रखने के लिए कि ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं। और महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए अगर कोई बड़ी कंपनी है देश में और वो कौन कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी या वो कौन सी क्राइटेरिया का पालन करेंगी तब कि उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाए। तो पहला है कि कंपनी अगर नवरत्न है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। ये दूसरा है कि कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध, अगर कोई कंपनी नवरत्न है और भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है तो उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में कंपनी का वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक रहा हो, यानी ऐसी कंपनी जो साल में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस व्यापार करती है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा सरकार दे सकती है। एक और है, हम आपको बता दें, इसी अवधि में अगर मान लीजिए कि अगर कंपनी का वार्षिक नेट संपत्ति अगर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। या पिछले 3 वर्षों में टोटल कर देने के बाद, याद रखिएगा कि पिछले 3 वर्षों में टोटल कर देने के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक रहा हो, यानी पिछले 3 वर्ष में अगर उसने कुल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर नेट प्रॉफिट कमाया है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी कंपनी है और अंतरराष्ट्रीय परिचालन या वैश्विक उपस्थिति उसकी है, मतलब कि कई देशों में वो अपना व्यापार कर रही है या करती है, तो उस स्थिति में उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। तो यहां पर कई सवाल यहां निकल कर आएंगे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला सवाल यहां निकल कर ये आएगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हाल फिलहाल में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो वो कंपनी हो गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। दूसरा सवाल कि वर्तमान में देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये हो गई 14। इसके अलावा एक तीसरा सवाल पूछ सकता है कि देश में बताइए नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में यह 25 से घटकर 24 हो गई है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है या निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है। तो उस स्थिति में आपको इन सभी 14 कंपनियों का नाम याद रखना पड़ेगा। फटाफट एक बार देख लेते हैं, 4-5 बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इनमें से पहली जो कंपनी है उसका नाम है भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल, भारतीय तेल निगम यानी आईओसी, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, गेल मतलब देख लीजिए। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तो ये जान लीजिए। इसके अलावा एनटीपीसी है, भेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, आरईसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कुल 14 कंपनियों का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए। 3-4 डायमेंशन हमने बता दिया जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, युवाओं के रोजगार हेतु प्रशिक्षण हेतु प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है भैया। तो इस योजना के बारे में जान लें कि सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कब से हुई है। आजकल परीक्षा में नया ट्रेंड चला है, छोटी मोटी परीक्षाएं आप दीजिएगा तो उसमें पूछता है कि अच्छा बताइए
फलानी जो योजना है वो कौन से डेट को शुरू हुई थी, तो पहला ही याद रखिएगा महात्मा गांधी के जन्म की ये 2 अक्टूबर हम लोग मनाते हैं, वो जस्ट उसके एक दिन बाद यानी 3 अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। क्या है योजना? योजना में क्या है कि योजना में जो भागीदार कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप के लिए जो युवा जाएंगे, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें ट्रेनिंग के लिए जो युवक या युवतियां जाएंगे तो उनको सबसे पहले 6,000 रुपए एक मुश्त भारत सरकार देगी। ठीक है, इसके अलावा 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप के दौरान 1 वर्ष तक उनको दी जाएगी। और इस 5,000 में याद रखिएगा कि 4,500 रुपए सरकार देगी और 500 रुपए जिस कंपनी में कोई युवक या युवती ट्रेनिंग करने गया है, इंटर्नशिप करने गया है, तो वो कंपनी 500 रुपए का योगदान करेगी, यानी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको जो पैसे खर्च करने होते हैं उस पैसे से उस युवक और युवती को वो देगा। तो इसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा इस योजना के बारे में जान लें कि इस योजना के तहत 21 से 25 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, हाई स्कूल या अन्य कोई शिक्षा ग्रहण किए हैं और कहीं पूर्णकालिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं तथा जिनके माता पिता की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को ये लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चों को दिया जा सकता है? जिसने हाई स्कूल किया हो, जिसने ITI किया हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, डिप्लोमा किया हो या सामान्य स्नातक स्तरीय शिक्षा प्राप्त किया हो। तो अच्छा, क्या सभी आदमी को मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई CA हो, कोई MBA किया हो, कोई MBBS किया हो, कोई BDS किया हो, तो उनको ये सब चीज नहीं मिलेगा। तो याद रखना है कि ऐसे लोगों को, मतलब सभी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुकेश अंबानी ही भारत में अभी सबसे धनी मनी व्यक्ति हैं। फोर्ब्स इंडिया का 2024 का रिपोर्ट आया है, तो देख लीजिए, इसमें 1 नंबर पर है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, 119 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। 2 नंबर पर गौतम अडानी है जो 116 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति है। तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल हैं और इनके पास कुल 43.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, 2 नंबर पर गौतम अडानी, 3 नंबर पर सावित्री जिंदल है। एक छोटा सा शब्द याद रखिएगा, PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की गई है। कभी किसी परीक्षा में पूछ दे कि बताइए हाल फिलहाल में कौन सी किस्त जारी की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 18वीं किस्त अभी जारी की गई है। अब ये टॉपिक चलते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भूख के मामले में भारत का 127 देशों में 105वां पोजीशन, 105/127। याद रखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का पोजीशन कौन सा है? 127 देशों में 105वां, 127 देशों में 105वां। यहां पे पहले ही ये पहला ही लाइन याद रखना है कि भारत का रैंक कौन सा है? 105वां। कितने देशों में? 127 देशों में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कहता है कि पिछले वर्ष 2023 की रिपोर्ट में 125 देशों में भूख की रैंकिंग में भारत का जहां 11वां
111वां स्थान था। इस वर्ष 127 देशों में 105वां स्थान भारत का आया है। इस मामले में जान लीजिए कि भारत में भूख की जो स्थिति है वो काफी भयावह है। लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपना पेट ढंग से भर नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में हम बता दें कि 127 देशों में श्रीलंका का पोजीशन 56, नेपाल का पोजीशन 68, म्यांमार का पोजीशन 74, बांग्लादेश का पोजीशन 84 और भारत का पोजीशन 105 और पाकिस्तान का पोजीशन 109, अफगानिस्तान का पोजीशन 116। कुल मिलाकर श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश इन सभी देशों में भूखमरी की स्थिति भारत से अच्छी है, यानी भारत में ज्यादा भूखमरी है। भारत के लोगों के पास जो काफी गरीब हैं उनके पास खाने पीने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो पहले ये रैंकिंग देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये पता चलेगा कि भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति श्रीलंका की है, भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति नेपाल की है, भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति म्यांमार की है, बांग्लादेश की है, उसके बाद भारत की है, भारत से थोड़ी खराब स्थिति पाकिस्तान की है और उससे थोड़ी स्थिति अफगानिस्तान की है। थोड़ा रैंकिंग एक बार फिर से चर्चा कर लें कि सबसे खराब स्थिति यानी 127वां स्थिति सोमालिया का है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरी कौन से देश में है? तो सोमालिया में है। याद रखिएगा, ये वही सोमालिया के डाकू हैं जो जहाज वगैरह समुद्र से होके जाता है तो ये लोग लूटने में एक्सपर्ट होते हैं। भाई भूखे हैं तो लूटेंगे। अब थोड़ा सा एक और चीज यहां पर देख लें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रेंज थोड़ा सा देख लें कैसे मापते हैं, है ना। तो भूख की स्थिति के आकलन के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान क्या रहता है? 0 से 100 के बीच में रहता है। ठीक है, 0 से 100 के बीच में रहता है। किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होगा संबंधित देश में भूख की स्थिति उतनी ही विकराल मानी जाएगी। यानी 0 से 100 तक का मान है इंडेक्स का, और इसमें 0 से जितना आगे बढ़िएगा तो समझिए कि स्थिति आपकी बद से बदतर होते जा रही है। यानी सोमालिया की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी। अगर इच्छा करे तो ये भी देख लें 0 से 9.9 के बीच में हो तो वहां भूखमरी की स्थिति नहीं है। 10 से 19.9 तक है तो मॉडरेट स्थिति है। 20 से 34.9 है तो सीरियस है। 35 से 49.9 है तो अलार्मिंग है। और 50 से अधिक अगर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान है तो समझिए कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो यहां देखते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति कौन से देश की है। तो सबसे स्थिति में हम लोग आइए चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए यहां बेलारूस मान इसका 5 से कम है। इसके अलावा देख लीजिए बोस्निया है, चिली है, चीन है, कोस्टारिका है, क्रोएशिया है। ये बढ़ते बढ़ते हम लोग देख लीजिए यहाँ रूस है। तमाम ये देश हैं जिनकी स्थिति काफी अच्छी है। भारत का 27.3 मान है। 27.3 मान का मतलब क्या हुआ? भारत इस रेंज में है, यानी भारत में भूखमरी की स्थिति सीरियस है, यानी गंभीर है। थोड़ा सा ये चर्चा कर लें कि भूखमरी की स्थिति मापने का आधार क्या है, कि कैसे माप, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कौन मापता है और कैसे मापता है। तो जान लीजिए कि विभिन्न देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अब 2 गैर सरकारी संगठनों, यानी यहां चर्चा कर लें कि भूख की स्थिति मापने का आधार क्या है, कौन सी संस्था है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। तो जान लीजिए कि 2 संस्था है, दोनों गैर सरकारी संस्थाएं हैं। एक का नाम है, याद रखिएगा कि
आयरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। आयरलैंड की जो संस्था है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी जो संस्था है जिसका नाम है जर्मनी, जर्मनी से है। जो दूसरी संस्था है कहां से है, वो जर्मनी से है, जिसका नाम है वेल्थुंगर हिल्फे। वेल्थुंगर हिल्फे जिसका नाम है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती हैं। कौन से आधार पर जारी होता है, तो यह सूचकांक का आकलन 4 पैरामीटर के आधार पर किया जाता है। और जान लीजिए कि अंडर न्यूट्रिशन यानी जिसको बढ़िया से पोषण नहीं मिल पा रहा हो, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये इतने सारे चीज हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों के अनुपात से है। तो ये तीनों चीज याद रखिए, ये पांचों चीज याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है। तो पहला जाहिर सी बात है जर्मनी की एक संस्था है, दूसरा आयरलैंड की एक संस्था है, दोनों का नाम रट लेंगे। और क्या क्या बेस है, तो एक है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, और तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नोबेल पुरस्कार की चर्चा कर लें। नोबेल पुरस्कार की चर्चा करने के दौरान हम नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद से वर्तमान में जितने भी विजेता हैं उनके बारे में हम लोग बताएंगे, और इस प्रकार से नोबेल के बारे में सब चीज हम जानेंगे। तो नोबेल के बारे में जान लीजिए, इसके इतिहास में कि सबसे पहले 1895 ईस्वी में, हमने नोट्स दे दिया है ग्रुप में, 1895 ईस्वी में एक अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि उनके वसीयत में उनकी जो संपत्ति है उसका अधिकांश हिस्सा पुरस्कार फंड में उन्होंने दे दिया। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जब 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद से नोबेल पुरस्कार फंड में उनकी संपत्ति को दे दिया गया, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। कब हुई? 1901 में, याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। तो उन्होंने 1895 में अपना वसीयत लिख दिया, 96 में वो भाई साहब ऊपर चले गए, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई, है ना। और पहली बार जो पुरस्कार दिए गए, याद रखना है कि पहली बार जो पुरस्कार दिए गए वो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए गए। और इस प्रकार से हम आपको बता दें कि इन सभी 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज 1901 में जो जिसका गठन किया गया, 1901 में नोबेल प्राइज का वो दिया गया। तो जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार का चयन प्रक्रिया बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित और सख्त माना जाता है। ऐसे ही किसी आम एरू गैरू नथु खैरू को पैरवी के आधार पे कोई प्राइज नहीं दिया जाता है, पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो अच्छा जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार का वितरण हर वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है। जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार का वितरण हर वर्ष 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। और यह 10 दिसंबर नोबेल की मृत्यु की तिथि है। ठीक है, तो याद रखिएगा उनकी पुण्य तिथि के समय इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार का महत्व तो आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और ये भी जान लीजिए कि अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत 1968 में हुई।
है। जान लीजिए कि अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत 1968 में हुई। और जान लीजिए कि अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लें, और थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार दो बार सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है कि नोबेल पुरस्कार में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु विजेता का चयन स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा किया जाता है। ये यहां फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो पुरस्कार है, उसकी उसके विजेता का चयन स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा किया जाता है। यानी जितने भी पुरस्कार हैं, कोई एक संस्था इनका चयन नहीं करता है, बल्कि अलग अलग संस्थाएं करती हैं। जैसे कि हमने बताया कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विजेता होते हैं, उनका चयन स्टॉकहोम में एक संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा उसका चयन किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार का चयन कौन करता है? तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किया जाता है। और चिकित्सा विज्ञान के पुरस्कार हेतु कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली द्वारा चयन किया जाता है। जान लीजिए कि चिकित्सा विज्ञान के पुरस्कार हेतु एक संस्था है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, तो वहां की नोबेल असेंबली द्वारा चिकित्सा विज्ञान के विजेताओं का चयन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी है, उसके द्वारा चयन किया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की 120 वर्षों से अधिक के इतिहास में कई प्रमुख व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, मार्टिन लूथर किंग और मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मलाला यूसुफजई ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और जान लीजिए कि इस साल की जो राशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 9.24 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि इनको दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लें। ये तो हमने इतिहास बताया हल्का फुल्का। अब फिजियोलॉजी यानी या चिकित्सा के क्षेत्र में जिन दो विद्वानों को दिया गया, उनका नाम थोड़ा सा देख लीजिए। इनका नाम है गैरी रुवकून और विक्टर एम्ब्रोज। दोनों का नाम याद रखिएगा। इन दोनों का नाम हो गया विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकून। संयुक्त रूप से दिया गया है। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है भाई? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जान लीजिए पूरे नोबेल प्राइज को यहां पर संक्षिप्त में दिया गया है। जैसे शांति के क्षेत्र में देख लीजिए निहोन शांति के क्षेत्र में है निहोन हिदांकियो। ये हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले में जीवित बचे जापानी लोगों के संगठन जो परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम चलाता है। तो जान लीजिए कि शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में जान लीजिए हान कांग को, दक्षिण कोरिया की साहित्यकार हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड अमेरिका के हैं, तथा जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें डेविड बेकर तथा जॉन जम्पर अमेरिका और डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के हैं। चिकित्सा फिजियोथेरेपी में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी
रूवकुन, दोनों अमेरिका के हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डैरेन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जैसे हमने बता ही दिया था कि 1895 में उन्होंने घोषणा किया था, 1896 में उनकी मृत्यु हो गई और 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार कब कब नहीं दिए गए हैं इसके बारे में चर्चा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, थोड़ा सा ये ध्यान दे देना है। कौन कौन से हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में, एस चंद्रशेखर को 1983 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, वीएस नायपाल को 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में। तो यहाँ पर स्टार मार्क है। इसका क्या मतलब है कि हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामकृष्णन व अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर चुके थे, जबकि बीएस नायपाल त्रिनिदाद एवं टोबैगो में जन्मे ब्रिटिश नागरिक थे। इनके पूर्वज भारत से त्रिनिदाद जा चुके थे। ये मिबोर हमने बताया, मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट। इसके अलावा एसथ हाजिमा भारत में मालदीव की नई राजदूत बनी है, नहीं पूछता है परीक्षा में। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के नए राजदूत बने हैं, परीक्षा में नहीं पूछेगा। दूसरा, अजीत विनायक गुप्ते जर्मनी में भारत के नए राजदूत बने हैं, नहीं पूछता है। इसके अलावा विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, ये पूछता है। और जान लीजिए कि इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए अधिकतम 65 वर्षों की आयु तक की गई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आता है कि अच्छा बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष का है? तो जान लीजिए कि कोई अगर महिला इसकी अध्यक्ष बनती है तो अपने 65 वर्ष की उम्र तक वो अध्यक्ष पद धारण कर सकती है। ठीक है। अगला, वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। बस केवल ये याद रखिएगा, आर्मी में जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं वो आप देख लीजिएगा कि वाइस एडमिरल आरती सरीन, इनका नाम याद रखिएगा, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है। इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट। एयर मार्शल एसपी धारकर वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बस केवल इतना ही याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर एम राजेश्वर राव की पुनर्नियुक्ति, इनका नाम याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त हुए हैं। चलिए, जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। याद रखिएगा कि जो हमारे पुराने जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, उनका नाम था डी.वाई. चंद्रचूड़, 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए हैं और उनका स्थान कौन लेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे। तो इनका नाम रट लेना है ना, इनका नाम रट लेना है। और क्या है वो? देश के 51वें हैं, यानी इसके पहले 50 चीफ जस्टिस हो चुके हैं। ये जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं और 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक ये पद पर बने रहेंगे, यानी मात्र 13 मई तक वो क्या करेंगे? देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 64.5 साल के हो गए हैं और 65 साल होते ही अपना पद त्याग देंगे।
देखिए फेमिना मिस इंडिया, इनका ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, बस केवल इतना ही याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, इनका भी खाली नाम याद रखिएगा, रिया नाम है, रिया सिंघा नाम है इनका, ठीक है। और ज्यादा इनमें से कुछ पूछता नहीं है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 क्या है भैया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान का वर्ष 2024 का 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार आदित्य बिरला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष श्रीमती राजश्री बिरला को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने बता दिया कि श्रीमती राजश्री बिरला को दिया गया है। फिल्म जगत के आईफा पुरस्कार शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में ये दिया गया है। आईफा अवार्ड कभी पूछता नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछा, आगे भी पूछने की संभावना बेहद कम है। अच्छा, ये आईफा अवार्ड दिया कहां जाता है? तो लगातार ये 2022, 23, 24 अब अबू धाबी यानी यूएई में यह पुरस्कार दिया जाता है। एक और पुरस्कार है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। क्या है? तो राष्ट्रीय जल संरक्षण के क्षेत्र में यानी राष्ट्रीय जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है तो उनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है। तो जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य, बस केवल एक एक लाइन याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो ये उत्तर जोन का है बांदा, पूर्वोत्तर का है धलाई, पश्चिम का है इंदौर, पूर्व का है बालनगीर और दक्षिण का है विशाखापट्टनम। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा है? तो ये पुल्लम है, पुल्लम पारा तिरुवनंतपुरम केरल का है। और जान लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय कौन सा है? तो सूरत यानी गुजरात का, और दूसरा पुरस्कार पूरी उड़ीसा तथा तीसरा पुणे को दिया गया है। यानी जल संरक्षण और मैनेजमेंट के क्षेत्र में यानी प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो इसमें कई श्रेणी में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार अलग अलग जोन में अलग अलग लोगों को मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार पल्लमपारा, याद रखिएगा पल्लमपारा तिरुवनंतपुरम में एक पंचायत है, उसको मिला है। यानी और अगला सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार किसको मिला है? तो सूरत गुजरात, और दूसरा पुरस्कार पूरी यानी उड़ीसा, और तीसरा पुरस्कार पुणे को मिला है। तो इसमें स्कूल और कॉलेज का भी पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला, मिथुन चक्रवर्ती को देश के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? 2022 का पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसने दिया है? देख लीजिए, यहाँ पर फोटो है, राष्ट्रपति महोदया ने मिथुन चक्रवर्ती को दिया है। तो थोड़ा सा फेमस आदमी के बारे में हम लोग देख लें, किनको किनको मिला है। सबसे पहले 1969 में, याद रखना है, जो पहला पुरस्कार किसी को मिला है तो उसका नाम है देविका रानी, 1969 में उनको मिला है। इसके अलावा 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को और वहीदा रहमान को।
2021 में। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी आप लोग नाम देखे हैं, मोटा मोटी अगर आप लोग सिनेमा जगत से में रुचि रखते हो तो सबका नाम आप लोग जानते होंगे। कुछ फेमस व्यक्तियों का निधन हो गया है, जैसे रतन टाटा का निधन हो गया है। जान लीजिए कि मुंबई में एक पारसी परिवार में 28 दिसंबर 1937 को जन्मे थे और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के बेटे सर रतन टाटा के दत्तक पुत्र नवल टाटा के बेटे थे। ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल जान लीजिए। इसके अलावा कुछ और चीज है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दें। ये देखिए कुछ महोत्सव है, महोत्सव के बारे में जान ले कि अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। अभिधम्म दिवस मतलब अभिधम्म पिटक से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। तो जान लीजिए कि ये भगवान बुद्ध के तवा तिस्मा देवलोक है ना से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति से अभिधम्म दिवस चंद्र वर्ष के 7वें माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा 17 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। इसके साथ ही पाली को राष्ट्रीय भाषा के शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध कौन भाषा में बोलते थे, तो पाली भाषा में। वो अपना उपदेश कौन भाषा में देते थे, पाली भाषा में देते थे। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कुछ फेमस दिवस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। क्या है, थोड़ा सा 2 अक्टूबर सब लोग जानते हैं। 1 अक्टूबर याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ना। 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। ठीक है, इसके अलावा 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस है। 7 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस है। इसके अलावा 8 अक्टूबर वायुसेना का 92 स्थापना दिवस है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। ये 11 अक्टूबर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस है। थोड़ा सा खेल पर चर्चा कर ले हम लोग। न्यूजीलैंड पहली बार महिलाओं के T20 विश्व कप का विजेता हो गया है। तो वर्तमान में महिलाओं का T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड है। तो किसको हराकर बना है, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर बना है। और जो 2026 में T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा वो इंग्लैंड में प्रस्तावित है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। गेम्स में आगे चलते हैं तो फार्मूला 1 क्या है, अमेरिकन ग्रांड पिक्स 2024 में कौन जीता है, तो ध्यान रखिएगा पहले दोनों स्थान पर फरारी टीम के चालकों ने प्राप्त किया है पहला दोनों स्थान। और इनका नाम है सी लेक्लेर और सेंज जूनियर। इनको प्रथम और दूसरा अवार्ड मिला है। टेनिस में थोड़ा याद रखिएगा भारत के ऋत्विक चौधरी व अर्जुन काघे का अलमाटी ओपन में युगल खिताब। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने अलमाटी ओपन जीता, लेकिन आपसे तो इसमें आपको केवल नाम याद रखना है कि ऋत्विक चौधरी और अर्जुन काघे का ये मतलब ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। बस आप लोग यही याद रखें। थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो का तीसरा लॉन्च पैड स्थापित हुआ है। तो जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां पर तीसरा लॉन्च पैड बन रहा है। एक और न्यूज है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली
टर्मिनल एक है हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड। क्या है? तो अमेरिकी थार्ड और इजरायली आयरन डोम। तो ये दोनों क्या है कि ये दोनों जहां पर भी तैनात कर देंगे, क्या है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या है? ये दोनों थार्ड और आयरन डोम क्या है? तो थार्ड और आयरन डोम दोनों मिसाइल मिसाइल से अगर कोई देश कोई दुश्मन हमला करता है तो मिसाइल डिफेंस ये तकनीक है। इसमें क्या होता है कि जहां पर जिस शहर को बचाना है या बॉर्डर पर अगर बचाना है तो वहां पर इस सिस्टम को लगा दिया जाता है और दुश्मन के क्षेत्र से जितने भी मिसाइल आएंगे इन सभी को ये मार गिराएगा। तो याद रखना है ये थार्ड कौन से देश का है? तो अमेरिका का है। और आयरन डोम कहाँ का है? तो ये आयरन डोम इजराइल का है। एक और टर्म आया है, थोड़ा सा मिल गया है तो हम आपको बता दें कि AD-1 और AD-2 मिसाइल इंटरसेप्टर, मतलब ये क्या है? तो भारत के इस मिसाइल इंटरसेप्टर को अपनी विशेषताओं के कारण अमेरिका द्वारा प्रयुक्त थर्ड मिसाइल प्रणाली के समान ही माना जाता है। AD-1 और AD-2 क्या है? तो मिसाइल इंटरसेप्टर है भारत का। जिस प्रकार से थर्ड है अमेरिका का है, उसी प्रकार से भारत का ये है। क्लाउड सीडिंग से वायु प्रदूषण को कम करने की दिल्ली सरकार की एक योजना है। क्या है? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से क्या होगा कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी और जितने भी प्रदूषित जो कण है वो पानी के वो वर्षा की बूंदों के साथ जमीन पर आ जाएंगे। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जैसे कणों को बादलों में डालकर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो याद रखिएगा क्लाउड सीडिंग में क्या सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है और ये कण नाभिक के रूप में काम करते हैं जिसके चारों ओर नमी संघनित होकर वर्षा की बूंदों में तब्दील हो जाती है। याद रखिएगा कि भारत ने अमेरिका से हेलफायर मिसाइल खरीदा है। क्या खरीदा है? भारत ने अमेरिका से हेलफायर मिसाइल खरीदा है और यह हवा से सतह पर मार करने के लिए यह मिसाइल है। हवा से सतह पर मार करने के लिए यह मिसाइल है। इसके अलावा भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत INS समर्थक लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो जान लीजिए कि क्या है ये। तो भारतीय नौसेना बेड़ा में इसको शामिल किया गया है INS समर्थक को और यह बहुउद्देशीय जहाज है। कौन बनाया है? तो भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टुब्रो द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित दो बहुउद्देशीय पोतों में से एक है। तो INS समर्थक कौन बनाया है? तो लार्सन एंड टुब्रो बनाया है। तो लार्सन एंड टुब्रो देश में निर्माण होने वाली दो बहुउद्देशीय पोतों में से पहली है जिसका नाम INS समर्थक है।